सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटी प्रभा। और गवर्नर के इस लेक्चर 3 में आप सबका स्वागत है राजस्थान स्टेट पॉलिटी की हमारी सीरीज में। और आज का जो हमारा एजेंडा है इस लेक्चर 3 का, वो बेसिकली इतना है कि आज हम लोग सबसे पहले तो जो कमीशंस हैं, उन कमीशंस की जो रिकमेंडेशंस हैं, टोटल 7 कमीशंस हम लोग पढ़ेंगे विच आर रिलेटेड टू योर गवर्नर। और उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस है गवर्नर को लेकर के, वो सब हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम जितने भी सुप्रीम कोर्ट केसेस है एक टाइमलाइन के फॉर्मेट में उनको देखेंगे, जितने भी सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं। उसके बाद में हम आर्टिकल 361 पे चलेंगे, जहां पे हम गवर्नर की जो इम्यूनिटी पावर्स है उनको रीड आउट करेंगे। और उसके बाद में हम वही हमारे रोज की हमेशा की तरह एक जो है मेंस का आंसर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सवाल हमारे लिए आता है तो हम उसको किस तरीके से डील करें। तो शुरू करते हैं कि 13 मार्च 1967 की बात थी। राजस्थान की जो 4th लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके रिजल्ट्स आए हैं। कांग्रेस गॉट 89 सीट्स आउट ऑफ 184 सीट्स। मेजॉरिटी मार्क से 7 सीटें दूर है ये लोग। 7 सीट्स दे वर फॉल बिहाइंड द मेजॉरिटी मार्क। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे, 4 टर्म से वो सीएम है। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। गवर्नर के पास रिपोर्ट आती है, गवर्नर सेड कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज बीन फेल्ड। 16 मार्च 1967 को, 3 दिन बाद, राजस्थान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। 44 दिन का ये प्रेसिडेंट रूल था, जो 26 अप्रैल 1967 को खत्म हुआ। राजस्थान में सबसे कम समय का, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर का ये प्रेसिडेंट रूल था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो गवर्नर थे उन्होंने ये सही किया? क्या कांग्रेस के पास, या जो अपोजिशन पार्टीज क्लेम कर रही थी कि हमें आप एक बार मौका दे कोalition करने का, बट उन सब चीजों को ताक पे रख के मोहनलाल सुखाड़िया को बुलाया गया, कोalition नहीं बना पाए, मेजोरिटी गेन नहीं कर पाए थे। तो क्या ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है? ये डिबेट्स हैं जो गवर्नर के रोल को बड़ा कंट्रोवर्शियल बना देती है। अंडरस्टूड? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, हम काफी हद तक इन चीजों को कवर कर चुके हैं जो मैं बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि यू हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट कि यस दैट गवर्नर इज सेंटर्स एजेंट, अगर मैं आपसे वो आर्ग्यूमेंट्स मांगता हूं जो ये कहे कि गवर्नर सेंटर का एजेंट है, तो हम काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसको आप बता सकते हैं। अब इन चीजों को आपको कोई बहुत तकलीफ होने वाली बात है नहीं। सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल की अगर मैं बात करता हूं, तो आर्टिकल 155 और 156 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? 155 बोल रहा है प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को। 156 सब क्लॉज ये क्या कहेगा कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से वो गवर्नर रह सकता है। ट्रांसफर करना होगा तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कोई रीजन बताने की जरूरत है उसको? नहीं है। तो अगर हम प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करें, तो पार्टी जो पावर, द पार्टी विच इज इन पावर एट द सेंटर, वो अपनी पसंद का गवर्नर लगाती है हमेशा से। 1977 में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट में आती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केम एट द सेंटर, तो उस समय पे कांग्रेस के जो अराउंड 6 स्टेट्स थी, उनके गवर्नर्स को एक साथ हटा दिया गया था। 6, और आई थिंक मोर देन 6, मतलब भी इट बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सबको हटा दिया गया।
1980 में फिर इंदिरा गांधी आती है। जनता एरा के जितने गवर्नमेंट थे, गवर्नर्स थे, उन सबको हटा दिया उन्होंने आते ही। बीपी सिंघल केस जो था, वो इसी चीज की बात करता है कि यार मास रिमूवल अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो भी बिना किसी वैलिड रीजन के। दूसरा आर्ग्यूमेंट आप ये दे सकते हो कि जो आर्टिकल 257 है, वो क्या कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, उसके कोई भी काम में या पावर में जब वो अपनी पावर एक्सरसाइज करे, तो उसमें वो किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे। आर्टिकल 257 कह रहा है कि स्टेट जो है, वो यूनियन के काम में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना करे। तो आपने क्या किया, आपने उसमें ये कहा कि जो आर्टिकल 257 है, ये जो चीज होगी, इसको कंप्लाई कौन करवाएगा? आर्टिकल 257 कहता है इसको कंप्लाई कराएगा गवर्नर। कौन कराएगा? गवर्नर। और अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, तो फिर आर्टिकल 356 यूज करके, और गवर्नर चाहे तो क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने की रिकमेंडेशन दे सकता है। तो गवर्नर क्या हो गया? एक सर्वेलांस मैकेनिज्म बन जाता है इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का। सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है आपने। तीसरी चीज जो है, वो आप कह सकते हो कि जो पेंशन है, वो सेंटर देगा। तो पार्शियली जो आप अगर बात करोगे, सैलरी कहाँ से आ रही है? स्टेट के फंड से। पेंशन कहाँ से आ रही है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो मतलब डिपेंड है ये, दोनों पे डिपेंड हो गया है ना। और उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे अब तक चीजें चलती आती है, कन्वेंशन की बात अलग है, बट सेम पार्टी के व्यक्ति को आप डिप्लॉय करते हैं। द वन हु इज एन स्टॉन्च एंड हार्ड कोर पार्टी पॉलिटिशियन, उसको आप गवर्नर लगाते हो। तो आपको क्या लगता है कि वो इतना बड़ा पार्टी समर्थक है, वो बायस नहीं होगा वो व्यक्ति? अंडरस्टूड? तो इन एंड अराउंड 90% केसेस में जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, वो अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को, या उन लोगों को जो पॉलिटिकली उस पार्टी से अलाइंड हो, उस विचारधारा, उस आइडियोलॉजी से उनका अलाइनमेंट हो, उन लोगों को गवर्नर बनाया जाता है। और इसको आपने अब पैटर्न ना छोड़ करके और कन्वेंशन बना दिया है। राजस्थान के जो रिसेंट गवर्नर्स की अगर मैं बात करता हूँ, कल्याण सिंह जी रहे, उसके बाद में कलराज मिश्र जी रहे, और उसके बाद में अभी हमारे हरिभाऊ बागड़े जी गवर्नर है। कल्याण सिंह जी बीजेपी के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं यूपी के, बहुत बड़े लीडर थे, है ना, बहुत बड़े लीडर थे। कलराज मिश्र जी भी यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, यूपी से आते हैं, बहुत बड़े लीडर थे बीजेपी के। हरिभाऊ जो हैं आपके अभी वाले, ये महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर रह करके आए हैं। मतलब महाराष्ट्र के अंदर ये बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, स्टैब्लिश्ड लीडर हैं। अब आपको क्या कन्वेंशन दिख रहा है इसमें? कोई पैटर्न नहीं है ये कन्वेंशन है। अगर आप इससे पहले चले जाओगे, कांग्रेस एरा में चले जाओगे, तो जो कांग्रेस के हार्डकोर जो स्टॉन्च पॉलिटिशियन है, बीईटी और मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल जी, सब के सब आपको दिखेंगे देवर हार्ड कोर, कांग्रेसमैन। अंडरस्टूड? उसके बाद में जो एक और आर्गुमेंट आप दे सकते हो, वो है कि आपके पास आर्टिकल 356 का एक वेपन है, प्रेसिडेंट रूल की। थ्योरिटिकली अगर मैं बात करूं तो ये गवर्नर रिकमेंड करेगा, बट प्रैक्टिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक पॉलिटिकल टूल है कि अगर मुझे अपोजिशन रूल स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करना है, तो यस आई कैन यूज आर्टिकल 356। उत्तराखंड में जब आपकी सरकार गिराई गई थी हरीश रावत की, आई थिंक इन 2017 और 2016 समथिंग, तो इट वाज द लास्ट केस जहां पर ये चीज
हुई है। उसके बाद तो फॉर गॉड सेक्स अब तक हमने ये चीजें नहीं देखी है। इंडिया धीरे धीरे प्रेसिडेंट रूल भूल चुका है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। और उसका रीजन आई डोंट थिंक सो कि कोई एक रिफॉर्म या कुछ ऐसा आपके पास है, बट एवरीवेयर इज बीजेपी, तो भाई अपनी स्टेट्स को तो आप क्यों ही हटाएंगे। और जहां आप बचे हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो आपको भी दिखाने के लिए चाहिए। जैसे चांद में भी हम लोग कहते हैं कि दाग है, तो उसी तरीके से पूरे देश में कुछ कुछ स्पॉट्स दिखने चाहिए जो आपके ऑरेंज नहीं होंगे, कुछ और कलर के होंगे, सेफ्रॉन नहीं होंगे, सॉरी, कुछ और कलर के होंगे। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो, तो उन्होंने एक बात कही थी खुद ने कि आर्टिकल 356 जो है, इट इज अ डेड लेटर, इट इज अ डेड लेटर एंड इट विल बी यूज ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। इसको लास्ट रिसोर्ट की तरह आप यूज करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है कि अब तक आप 115 से ज्यादा बार इस प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर चुके हैं, और मैक्सिमम इसमें आपका पॉलिटिकल मोटिवेशन था। कोई जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या गवर्नर सेंटर का एजेंट नहीं है, ये आपने मुझे फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे इसको अपोज करने के लिए या इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताइए। तो सबसे पहला तो आप यही कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है भाई साहब, पोस्ट ऑफ गवर्नर। ये कोई सेंटर का क्रिएशन नहीं है भाई। जो गवर्नर की पोस्ट है हमारी, इसको किसने क्रिएट किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी लेकर गया ये। आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है? एक गवर्नर होना चाहिए। इसका जो सोर्स है गवर्नर के ऑफिस का, वो क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। सिमिलरली चीफ सेक्रेटरी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन्ड पोजीशन नहीं है, इट वाज प्योर कन्वेंशन। बट गवर्नर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? उसके बाद आप कह सकते हो कि यार पहले समस्या थी, पर जब से बीपी सिंघल केस के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, तो 2010 के बाद में हमें एक टेन्योर स्टेबिलिटी तो देखने को मिली है। 4 साल ही तो स्टेबिलिटी रखनी थी, उसके बाद तो सब जगह ये लोग आ ही गए थे। भाई आपके बीपी सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि अब गवर्नर को आप आर्बिट्रेरली रिमूव नहीं करेंगे, a cause must exist, the process must be fair। भाई आपका मन हुआ कि गवर्नर गवर्नर साहब, मान लीजिए आपने कहा कि प्रेसिडेंट साहब पधारे हैं मान लीजिए, या यूनियन होम मिनिस्टर पधारे हैं। अब चाय में चीनी ज्यादा हो गई या चाय पत्ती ज्यादा हो गई, आपने गवर्नर हटा दिया, बोले यार गवर्नर को चाय बनाने की तमीज नहीं है। सॉर्ट ऑफ, यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स। बीपी सिंगल में ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और लिटरली हमारे यहाँ पे होता था कि प्रेसिडेंट के बच्चे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के बच्चे आपके जो है टाइगर रिजर्व देखने आए हैं, गवर्नर साहब जो है नहीं आ रहे, सीएम साहब नहीं आ रहे, बाहर हटो। अरे यार, सॉर्ट ऑफ। तीसरा ये कहते हैं कि जो मतलब आर्ग्यूमेंट है, भाई आपने ये कहा था, भाई आपने एक बात बोली कि जो गवर्नर है, उस गवर्नर की जो पेंशन है वो सेंटर से आती है, तो भाई सैलरी तो स्टेट दे रहा है ना उसको। तो डुअल नेचर नहीं हो गया इस चीज का, डुअलिटी नहीं आ गई है इसमें, कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ गई। ऑल्दो वो कंफ्यूज है, बट स्टिल उसको ये तो पता है ना कि भाई मेरे को तनख्वाह लेनी है तो किससे लेनी है? स्टेट से। तो स्टेट से भी मैं नहीं कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि जो आर्टिकल 200 है एंड 201 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, वो गवर्नर को इंडिपेंडेंस देते हैं। इंडिपेंडेंस कैसे देते हैं? कि वो ये कहते हैं कि जो बिल्स पे जो एसेंट है,
वो गवर्नर आपके सीओएम की एडवाइस जो है उससे स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं है भाई। यहाँ पे गवर्नर को आपने 4 पावर्स दी है, हम लोग पढ़ के आए हैं। और जो प्रेसिडेंट के इतर है उसके पास एक 5वीं पावर और है रिजर्व करने की, जो प्रेसिडेंट के पास नहीं। भाई या तो वो बिल पास कर देगा, रोक देगा, दबा के बैठ जाएगा, एक बार भेज देगा रिकमेंडेशन के लिए, और उसके अलावा वो रिजर्व कर देगा प्रेसिडेंट के लिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं, प्रेसिडेंट साहब बताएंगे इस पे जो बताना है, सॉर्ट ऑफ। तो अब क्या हुआ, गवर्नर आपका इंडिपेंडेंट होंगे इन चीजों में। और इसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के बेस पे आर्टिकल 200 और 201, इसमें जो उत्पात मचाया है आपके गवर्नर ने, इन्हीं चीजों के बेसिस पे आपके तमिलनाडु गवर्नर ने कई बिल्स रोके थे, और फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, और वहां पे फिर उनके पास बहस हुई, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया कि गवर्नर्स के जो बिल्स हैं उन पे जो गवर्नर का डिसीजन होगा वो जुडिशियली रिव्यूएबल होगा। गवर्नर की पावर है नो डाउट, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। एक अति अगर हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे। अंडरस्टूड। और उसके बाद में आप एक कंक्लूडिंग पॉइंट लिख सकते हो कि यू नो देखो, इट इज नॉट प्योरली करेक्ट टू से दैट योर गवर्नर, the governor in any state will function solely as a representative of the central government। ये कंक्लूजिंग रिमार्क में आप लिख सकते हो कि यार ये गलत हो जाएगा, है ना। इट इज नॉट राइट टू से कि कोई भी स्टेट में गवर्नर एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पार्शियली सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, बट सोलली नहीं है। ये आपको जो है पोजीशन क्लियर करनी है, वट एवर मे बी द रियलिटी। वो एग्जामिनर में उसको मतलब नहीं है, आपको मतलब है एग्जाम से, आप लिखेंगे बुक 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 वाली चीज। तो अब जो गवर्नर की डुअल नेचर है वो क्या है, वो यही तो है जो हम डुअल नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाई आपने कहा कि 153 पार्ट 6 में आपने कहा कि ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। आपके हेड ऑफ द स्टेट कौन है? 153 में तो आपने उसको बना दिया हेड ऑफ स्टेट। भाई हमारे प्रदेश का कर्ता धर्ता, हमारे प्रदेश का राजा गवर्नर है। लेकिन 201, 200 में, 257 में, 356 में आपने क्या बोला? देखो लगता हो, भेज दो, सेंटर के पास भेज दो। वहां पे आपने उसको सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। तो अब जो आपको फ्रेमवर्क ध्यान में रखना है, इसको समअप करने के लिए पूरी चीज को, कि नॉर्मल टाइम्स में प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर जो है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाली जो पोजीशन है वो डोमिनेट करती है। बट इन केस ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस के समय पे जो सेंटर का लिंक है उसका, वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अंडरस्टूड। तो यू हैव टू बैलेंस आउट दिस पर्टिकुलर थिंग लाइक दिस, कि नॉर्मल टाइम्स में हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह बैठूंगा, लेकिन क्राइसिस आ गया तो फिर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव हो जाऊंगा, प्रेसिडेंट साहब जो बोलेंगे वो करूंगा फिर, क्योंकि क्राइसिस मैनेज करना। अंडरस्टूड। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि आपका जो आर्टिकल 356 था, तो वो हम लोग जो है आपके इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अगला लेक्चर में प्रेसिडेंट ही लाने वाला हूँ। तो वहां पे आर्टिकल 356 को हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 356 का आपके पास बहुत ज्यादा काम है नहीं। आपके लिए ज्यादा जरूरी ये जानना है कि अब तक राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगा कब कब है, कैसे लगता है, क्या प्रोसेस है। वो सारी चीजें हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंदर देखते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल की, तो अब तक 4 बार लग चुका है। आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो पहला है वो शॉर्टेस्ट है, और जो फोर्थ है वो लॉन्गेस्ट है इन टर्म्स ऑफ
टेन्योर, टाइम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल की। 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967, 44 डेज के लिए, शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए राजस्थान में पहली बार आपके प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। इस समय पे सीएम जो थे आपके थे वे मोहनलाल सुखाड़िया जी। अंडरस्टूड। असेंबली जो उस समय थी वो थी फोर्थ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उस समय पे जो आपके गवर्नर रहे, तो इनिशियली तो आपके गवर्नर रहे संपूर्णानंद जी। कौन रहे? संपूर्णानंद जी। और उसके बाद में आपके आ गए सरदार हुकुम सिंह जी। और रीजन ये था इस प्रेसिडेंट रूल का कि कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी मिली नहीं थी, एक हंग असेंबली थी, और गवर्नर ने कहा कि कोइलेशन पॉसिबल नहीं है। जो हमने हमारे इनिशियल हुक में बात करी थी, वो हमने इसी एग्जाम्पल की बात करी थी कि कांग्रेस के पास 89 सीट्स थी, 7 सीट इनके पास कम पड़ रही थी मेजोरिटी के लिए। स्वतंत्र पार्टी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी उसके पास 48 सीट्स थी। क्या कोरिलेशन इस चीज में पॉसिबल था? क्या कोई डील हो सकती थी? ये सवाल उस समय उठे थे। बट व्हाट डज गवर्नर डिड? उन्होंने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट रूल। अंडरस्टूड। अगर मैं आज की कॉन्टेक्स्ट को देखूं तो क्या 7 सीट में कोलिशन करना कोई बहुत बड़ी बात थी? नहीं थी। इवन अपोजिशन पार्टीज वर इन यू नो मेजोरिटी मार्क, और वो कह रहे थे कि भाई हमें मौका दे दो, हम बना लेंगे सरकार। तो पहली बार ये हो जाता कि कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में आ जाती। अब एसआर बोमई का जो केस है हमारा, उसका जजमेंट जब आया तो उसके बाद सिचुएशन कुछ अलग तरीके से हैंडल होने लग गई। और अगर इसी सिचुएशन के समय अगर एसआर बोमई केस आ गया होता, तो आप सोचो क्या सिचुएशन किस तरीके से आपको हैंडल करना पड़ता। तो बिफोर आपको प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिकमेंड करने से पहले आपको फ्लोर टेस्ट करना पड़ता। आप असेंबली के अंदर आते और अपनी मेजोरिटी प्रूव करते। अगर आप वहां मेजोरिटी प्रूव करने में फेल हो जाते तो आप प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशंस देते। भाई फॉर एग्जांपल मान लीजिए कांग्रेस आती। अब कांग्रेस के पास 89 सीट थी, कांग्रेस नहीं अरेंज कर पाती क्योंकि सब कांग्रेस के अगेंस्ट थे। वो लोग मेजोरिटी मार्क ले आते, तो गवर्नर के लिए फिर दिक्कत हो जाती ना। भाई फिर गवर्नर को ना चाहते हुए भी अपोजिशन पार्टी को बोलना पड़ता कि भाई लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है आप हाउस बना के भेजो मेरे पास किसी को, क्योंकि आपके पास मेजोरिटी है, आपने डिफीट कर दिया कांग्रेस को। अंडरस्टूड। तो ये था सर पहला प्रेसिडेंट रूल राजस्थान में। उसके बाद आते हैं हम सेकंड प्रेसिडेंट रूल पे। किसमें? सेकंड पे, जिसका टेन्योर है 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। तो बहुत ज्यादा नहीं लगा था, जस्ट 53 डेज। इस समय जो आपके सीएम थे वो सीएम थे हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी। उस समय जो हमारी असेंबली थी वो थी सर फिफ्थ असेंबली। गवर्नर साहब की अगर मैं बात करता हूं तो वेदपाल त्यागी जी गवर्नर थे, और उसके बाद में रघुकुल तिलक जी आ गए थे। जनता पार्टी ने, भाई जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी 1977 में, उसने सरकार बनाई यूनियन पे, और उसने आते ही जितनी भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनको डिसमिस करना चालू किया, और एक मास डिसमिसल अक्रॉस स्टेट्स
होना चालू हो गया। 1977 में देखो, जब इमरजेंसी के बाद में चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। तो मोरारजी देसाई ने ये डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट रूल्स, जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट्स को हम डिसमिस कर देते हैं और एक फ्रेश मैंडेट लेते हैं। तो वहीं पर उसी समय राजस्थान में हरिदेव जोशी जी की सरकार थी, जो कांग्रेस से आते थे, उनको हटा दिया गया। गवर्नर जो थे वेदपाल त्यागी जी, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन जब तक आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया तब तक वेदपाल जी चले गए थे और रघुकुल तिलक जी एंटर हो चुके थे। ये प्योर पॉलिटिकल मोटिवेशन का एक एविडेंस है, जहां पे 9 स्टेट्स में आपने एक साथ प्रेसिडेंट रूल लगाया। एंड एसआर बोमई केस जो है वो एक्सप्लिसिटली इसी पर्टिकुलर चीज की बात करता है, जहां पे वो ये कहता है कि मास डिसमिसल ऑफ द गवर्नर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय नेचर। अंडरस्टूड? उसके बाद में अगर मैं थर्ड प्रेसिडेंट रूल की बात करता हूं, तो ये लगा है हमारा सर 17 फरवरी 1980 से लेकर के 5 जून 1980 तक। 111 दिन ये चला है, अराउंड 4 महीने के आसपास। 4 महीने में 9 दिन कम थे। इस समय पे आपके सीएम थे भैरों सिंह शेखावत जी। अगर मैं असेंबली की बात करता हूं तो ये थी 6th असेंबली। गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो उस समय पे इनिशियली तो थे रघुनाथ तिलक जी। अब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट वापस आती है 1980s में। भाई जनता पार्टी क्या थी, बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार थी। बैसाखी तो एक दिन टूटनी थी, टूट गई, बहुत जल्दी टूटा वो तिलिस्म। फिर से मैडम इंदिरा गांधी वापस से आती है, एंड जैसे ही वो आती है, जनता रूल जितनी भी स्टेट्स थी उन सब की गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देती। भाई देखो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1977 में जनता पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस रूल स्टेट्स को डिसमिस कर दिया। 1980s में इंदिरा जी ने जनता रूल को। तो ये जो चेन थी, ये किसने स्टार्ट करी थी? जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने करी। तो क्या कांग्रेस इसकी पाइनर नहीं है? कारण, भाई कांग्रेस जब सरकार में थी, जब तक वो थी 1977 तक, तब तक पूरे देश में कांग्रेस थी और कुछ था ही नहीं। अंडरस्टूड? अब अगर मैं बात करता हूं कि जो ये 6th असेंबली के अंदर ये जो आपके लगाया गया थर्ड ये प्रेसिडेंट रूल, भैरों सिंह शेखावत जी 150 सीट लेकर के आए थे सर। थंपिंग मेजोरिटी थी उनके पास, थंपिंग 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी से वो अपनी सरकार चला रहे थे, जिसको आपने डिसमिस कर दिया। और जो रघुकुल तिलक जी ने आपके रिकमेंडेशन दी थी प्रेसिडेंट रूल की, वो प्योरली प्योरली पॉलिटिकल वेंडेटा से बेस्ड थी। सेम गवर्नर है, अलग पार्टी से है, लेकिन एज सेम टूल काम हो रहा है। भाई वहां पहले जब मुरारजी पूछ रहे हैं तो भी वही बात कह रहे हैं, हाँ, हटा दो उनका बकवास, बेकार, एकदम घटिया। तो किसको लाए? ये भैरव सिंह जी को ले आओ। अच्छा, भैरव सिंह अच्छा आदमी? बोले बहुत अच्छा आदमी साहब। चलो साहब, 2.5 साल बाद देसाई जी के दिन लद गए। फिर मैडम बैठ गई, मैडम ने बुलाया तिलक को, हाँ भाई बोल। मैडम वो तो देखो, अब मैं क्या करता, मुझे तो कुछ करना था ही ना। तो मैंने जैसा जैसा बोला वैसे मैंने कर दिया, मेरा कुछ उसमें नहीं था। आप बताओ क्या करना। ये कैसा है भैरव सिंह? मैं महा बेकार आदमी, बिल्कुल एकदम, हटाओ उसको मैडम, आप कोई काम का नहीं। लिख दे फिर। मैडम अब भी तैयार, मैं तो लिख के लाया हूँ मैडम, मुझे तो पता था। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए और मैं ये रिपोर्ट पेश करूं आपके सामने, और साफ कर देते हैं पेश। तो आदमी सेम है, वर्नर, पार्टीज अलग अलग हो रही है, लेकिन टूल जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल सेम काम आ रहा है दोनों चीज पे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वहां। तो अगर आपसे बात करें कि कौन सा वो गवर्नर था जो 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया आपके प्रदेश में 4 में से, तो रघुकुल तिलक लगा गए। है ना? अब आते हैं सर फोर्थ रूल पे। जो फोर्थ प्रेसिडेंट रूल हमारे लगा है, ये सर 15 दिसंबर 1992 को लगा है, और 3 दिसंबर 1993 को
354 दिनों के लिए, ऑलमोस्ट एक साल पूरा पूरा आपके प्रेसिडेंट रूल रहा है। अब तक हम बात कर रहे थे सर 44 दिन, 57 दिन, 111 दिन, और अब हम बात कर रहे हैं एक साल की पूरे। तो ये था सर मैक्सिमम, इससे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल आपके आज तक नहीं लगा, इसके बाद एक्चुअली लगा ही नहीं। इस समय फिर से सीएम आपके बी एस शेखावत, भैरव सिंह जी, इनको भी 2 बार मौका मिला है कुर्सी से हटने का। बोले तू हट रहा है कि नहीं हट रहा भाई? बोले नहीं हट रहा, हम हटाएंगे। इस बार जो असेंबली आ रही है सर, 3 3 9, नाइन्थ असेंबली है। पहले थी सिक्स असेंबली, 4 5 6 एंड 9, 4 असेंबलीज में आपके प्रेसिडेंट रूल लगा है। इस समय पे जो आपके गवर्नर है, वो तो ऐसे चेंज हुआ था ताश के पत्ते। देखो, सबसे पहले तो थे आपके एक चेन्ना रेड्डी जी। चेन्ना रेड्डी जी के बाद आते हैं सर धनिक लाल मंडल, और धनिक लाल मंडल के बाद में आते हैं आपके सर बालीराम भगत जी। एक साल में 3 गवर्नर। अच्छा, अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, वही कांग्रेस की सरकार थी। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया था लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को। तो उसके बाद में जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे, उन सबको डिसमिस कर दिया गया था, क्योंकि उसको एक नेशनल क्राइसिस की तरह ट्रीट किया गया। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितनी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, यूपी में कल्याण सिंह जी थे उस समय, राजस्थान में भैरव सिंह जी थे, एमपी में सुंदरलाल पटवा थे, हिमाचल में आपके शांता कुमार जी थे। उन्होंने कहा सबको हटाओ, बाहर निकालो। तो राजस्थान में जो 9th असेंबली थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और इस सस्पेंडेड पीरियड में 3 3 जो है आपके हमें गवर्नर देखने को मिले। जो इनिशियल पीरियड था उसमें चन्ना रेड्डी जी थे, फिर बीच में धनिक लाल जी आ गए, और उसके बाद में बलीराम भगत जी आ गए। और बलीराम भगत ने जो है आपके इस प्रेसिडेंट रूल को लिफ्ट किया, और नए इलेक्शन का रास्ता आपके फिर उससे खुल जाता है। तो 4 दिसंबर 1993 को प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया है, 10th असेंबली फॉर्म करी गई, और फिर से जो आपके सीएम बन के आए, वो बन के आए भैरव सिंह शेखावत जी। इसका मतलब जनता किसके साथ थी? भैरव सिंह जी के साथ। अंडरस्टूड? अब एसआर बोमई केस की अगर मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 1994 में जब आपके ये जजमेंट आता है, तो वो प्रिसाइसली इन्हीं काइंड ऑफ जो पॉलिटिकल मिसयूज है, इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे रही है। भाई फ्लोर टेस्ट पहले कर लो, आर्टिकल 356 को एक लास्ट रिसोर्ट की तरह काम में ले ना यार तुम। भाई ये केस जो है वो आपका 1992 में, ये जो 92 के अंदर जो ये इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स के बाद 1994 में आपके ये केस डिसाइड हो रहा है। अंडरस्टूड? तो राजस्थान वाज आल्सो पार्ट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, तो हम भी उसको जो है शेप कर रहे थे। तो अब एसआर बोमई केस की अगर मैं बात करता हूँ, तो एसआर बोमई जो थे, वो आपके कर्नाटक के सीएम थे, जो जनता दल की सरकार से आते थे 1988 1989 के अंदर। गवर्नर ने रिपोर्ट करी कि यार इसके पास मेजोरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। बोमई साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बोले असेंबली में फ्लोर टेस्ट करा लो, तुम एक काम करो, मैं करता हूँ मेजोरिटी प्रूव अभी। सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच बैठती है वहां पे 1994 में, वो रूलिंग देती है एसआर बोमई केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 5 चीजें बोली। उन्होंने कहा रिकमेंडेशन तुम दे दो, कोई बात नहीं, पर पहले फ्लोर टेस्ट करा के लाओ, उसके बाद करो। पहले फ्लोर टेस्ट कराओ, पहले पूछो उस लोगों से, जनता से वहां पर, कि भाई तुम किसके साथ हो, उसके बाद मेजोरिटी है कि नहीं। और असेंबली को आप डिसॉल्व नहीं करोगे जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाएगा। जब तक आप फ्लोर टेस्ट नहीं करा लेते, तब तक आप वो नहीं करोगे डिसॉल्व उसको। उसके बाद में जो 356 की प्रोकमेलेशन आपने दी है ना, कि भाई लगा दो 356 साहब, तो जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं उसका। तो उन्होंने कहा है कि 356 का जुडिशियल रिव्यू होगा।
उसकी वैलिडिटी को कोर्ट्स एग्जामिन कर सकती है कि भाई ये 356 की प्रोक्लेमेशन वैलिड है कि नहीं। गवर्नर साहब को चाय अच्छी नहीं लगी सीएम के आगे की, अब घटिया चाय बना के लाया मैंने, हटाओ उसकी गवर्नमेंट में, देखो तरीका थोड़ी होता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको वायलेट नहीं कर सकते हो तुम बार बार। उसके बाद में जो मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी आप जो है लेजिस्लेचर के अंदर जाके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां जाके टेस्ट करोगे। वो गवर्नर के घर पे बैठ के डिसाइड नहीं करोगे, या कोई गवर्नर की रिपोर्ट में बैठ के डिसाइड होगा कि भाई ये साहब मेजोरिटी है कि नहीं। नहीं है, मेजोरिटी नहीं है तो जाओ फ्लोर टेस्ट कराओ। अगर तुम्हें लग रहा है फ्लोर टेस्ट कराने के बाद मेजोरिटी खो रहे हैं तो फिर करो तुम जो करना है। ये नहीं कि भाई हाँ मैंने चेक कर लिया, मैंने गिन लिया आदमी बस में बैठे थे, ये तरीका नहीं होता है। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा आर्टिकल 356 विल बी यूज्ड एज द लास्ट रिसोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है ये तुम्हारा। स्टेट को फेयर अपॉर्चुनिटी देना आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। सो आर्टिकल 356 यू विल यूज एज लास्ट रिसोर्ट। वही अम्बेडकर जी वाली बात। एसआर मुंबई केस के बाद राजस्थान में अब तक कोई रूल नहीं लगा, ये प्रेसिडेंट वाला 5 बार, ठीक है ना। अब अगर लगा भी दोगे तो फिर जनता को पता ही है भाई, सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनाइज करेगी उसको। एंड दिस इज द रियल डिटरमिनेंट, ये सुप्रीम कोर्ट वाला है। अब सर आते हैं हम बड़े ही यूजफुल चीज पे। सातों कमीशन हम एक साथ देखेंगे, एक एक पॉइंट के साथ देखेंगे, ठीक है। ये जितनी भी हम लोग कमीशन अभी पढ़ेंगे सर, ये किसी ना किसी गवर्नर की कंट्रोवर्सी के बाद में बनी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर कॉन्टेक्स्ट समझ गए तो रिकमेंडेशन तो ऑटोमेटिकली समझ आ जानी है, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो दिक्कत है, उसी के लिए तो तुम बना रहे हो कमेटी। तो दिक्कत तुम्हें पता है तो तुम इतने समझदार हो कि दिक्कत देख के तुम खुद भी अब तो दिमाग लगा लोगे। मैं पुंची कह रहा, मैं भी वही कह रहा। मेरे को अगर पुंची के पीछे बिठा दे तो मैं भी वही बात करूँ। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर फर्स्ट कमीशन की, जो कि है सर फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट। फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट 1966 की। इस समय पे जो स्टार्टिंग में आपके इसके चेयरपर्सन थे वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मेन काम इन्हीं का ही है। और उसके बाद में फिर आपके आ जाते हैं के हनुमंथैया। अंडरस्टूड। 1969 के अंदर ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश करी जाती है, पेश करी जाती है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो था पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो इम्प्लीमेंटेशन गैप्स आ रहे हैं उनके बारे में। अब इसमें कुछ गवर्नर के बारे में बातें करी, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी। भाई गवर्नर कौन होगा? इन्होंने कहा पहले तो उसके पास एक होना चाहिए लॉन्ग लाइफ जो है आपका, ये पब्लिक लाइफ का एक एक्सपीरियंस, बहुत लंबा पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। ये नहीं मुंह उठा किसी को बना दिया, मैं घर बैठा हूँ मेरे को बोला आज से तू गवर्नर, नहीं। तो उसके पास एक सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर बिल्कुल होना चाहिए सर, इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रखोगे उसको। मगर पार्टी जो बायसनेस है उनसे फ्री होना चाहिए वो। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जितने कन्वेंशन है उनको फॉलो करो चुपचाप। भाई सीएम की एडवाइस लेनी है तुम्हें, जब अपॉइंटमेंट करो, बाइंडिंग करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, पर पूछ लो एक बार, देख ले, बोले ये है। वही वाली बात है कि जैसे हिंदुस्तान में होता है कि आज भी ग्रामीण परिवेश में या फिर जो ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव विचारधारा से परिवार चलते हैं, उनमें आज भी जब बच्चे की शादी होती है, भले ही चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो आज भी उनके पेरेंट्स बैठ के डिसीजन लेते हैं। बच्चे को तो खाली हाँ देख लो बेटा, अब वो बच्चे को भी पता है कि भाई मेरा होना देना कुछ है नहीं, कोई मुझसे पूछने वाला है नहीं बाद में। वट एवर दोज बिग पीपल डिसाइड इन द लिविंग रूम, वही होगा। वो जो आपको 10 मिनट 5 मिनट बंद कमरे में बातचीत के लिए बिठाया जाता है,
वो सिर्फ आपके मन में ये बताने के लिए है कि भाई आप एक डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री के सिटीजन्स हैं, और क्या बोलते हैं, आपको पूरा पूरा हमने जो है आर्टिकल 19 से फ्रीडम दी है कि आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। आर्टिकल 21 भी हमने आपको दे दिया है। बट इन एक्चुअलिटी जो डिसीजंस है वो सारे उस लिविंग रूम में बैठ के होते हैं। अगर लिविंग रूम में हाँ है तो इट डजेंट मैटर कि क्या बात हुई थी, और वहां अगर ना है तो ऑल्सो इट डजेंट मैटर कि क्या बात हुई है। सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड। तो उसी तरीके से गवर्नर के लिए सीएम को पूछ लो तुमने। अब सीएम और गवर्नर को बिठा दो एक बंद कमरे में, भाई देख लो तुम, तुम्हारे बीच में। अब वो ठीक है भाई, एक बार के लिए कम से कम चलो बैठे तो सही। अगर मान लो कंसेंट हाँ भर रही है आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो चलो कम से कम उनके मन में ये तो रहेगा कि हाँ भाई हम एक बंद कमरे में बैठे थे, हमने बातचीत करी थी। ठीक है। और बाकी तो फिर सेंटर को अपनी मर्जी से करना ही है जो करना है। उसके बाद में एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक था। उसके बाद कहीं और ढूंढो तुम, तुम्हारा यहाँ से दाना पानी उठा दो उसका। भाई गवर्नर की जो पोस्ट है ना, वो कोई रिवॉल्विंग डोर नहीं होनी चाहिए कि भाई बस घूमता चक्कर लगाया जा रहा है। वो जो कुछ नहीं बनते वो गवर्नर बनते हैं, ये पार्टीज के अंदर बोला जाता है ना। तो जो कुछ नहीं करते वो गवर्नर बन जाते हैं। और उसके बाद में इन्होंने जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आपको इंश्योर करना चाहिए। भाई आपने बिल रिजर्व किया प्रेसिडेंट के लिए कि भाई मेरे को लगता है कि इसमें दिक्कत है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, तो ले जाओ ना फिर उसको वहां पर है, कर लो डिस्कस पार्लियामेंट में। वो बैठे इतने सारे, वो अपर हाउस लोअर हाउस में 800 900 लोग, वो बता देंगे मिल करके तुम्हारे को कि भाई कितना सही है कितना गलत है। तो एक प्रेसिडेंट के पास ही बुद्धि थोड़ी है सारी, और लोग भी तो बेचारे बैठे हैं वो, और उन्हीं में से कोई बनेगा फिर प्रेसिडेंट भी आप। अब आप मेरे को एक चीज देखो, 1969 में रिपोर्ट दी गई थी, आज 2026 में भी इश्यूज बराबर सेम है। वही रीअपॉइंटमेंट, वही पार्टीशन अपॉइंटमेंट्स, वही अपने उन डिस्क्रिशनरी पावर्स का मिसयूज करना। 55 साल हो गए आज, फिर भी रिलेवेंट हो आप सारी चीजों को लेकर के। ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स है हमारे देश के। ये आप लोग लिखोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में जब आप गवर्नेंस के बारे में लिखते हो। ये है एग्जांपल्स कि इंडिया में गवर्नेंस रिफॉर्म की क्या स्थिति है। 1969 में आपने रिकमेंडेशन दी थी, आज भी वैलिड है। और आज वो दिख इसलिए नहीं रही है आपको ग्राउंड पे क्योंकि सब जगह सेफ्रॉन है। जिस दिन वो सेफ्रॉन की जगह हाथ आ गया, ये वापस दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब आते हैं सर, हम तो छोड़ो हमारे क्या काम। राज मन्नार कमेटी, इस पे राज मन्नार कमेटी पे ये फिर वही 1969 70 उसको होते होते इनको बिठा दिया, बोल के जी काम दाम तो है नहीं। बोले फिर आ जाओ तुम एक काम करो दोबारा से। अब ये जो काम दाम था, राज मन्नार कमेटी, ये एक्चुअली में आपके तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने बनाई थी। उस समय पे जो सरकार थी वो डीएमके की थी। उस समय पे करुणानिधि जो है आपका सीएम था। और करुणानिधि के बाद में आपके जो पहले सीएम थे, इनिशियली जो सीएम थे वो थे अन्ना दुराई, है ना। इसके अंदर जो आपके जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए राजमन्नार कमेटी के जस्टिस पीबी राजमन्नार। भाई तमिलनाडु और जो सेंटर था वो लैंग्वेज इशू पे लड़ रहे थे। फेडरलिज्म की जो है वो टेंशन चल रही थी। वो एंटी हिंदी का जो एजिटेशन था वो भी काफी हद तक बढ़ चुका था। उन सब चीजों के बाद की ये बातें थी जब इसको लाया गया था। तो ये एक सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि सेंटर की कमेटी नहीं है, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की बनाई हुई है। ये एक स्टेट का प्रोटेस्ट था फेडरलिज्म के नाम पे कि भाई ये देख लो फेडरलिज्म में ये सब हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, देख लो एक चीज और इंटरेस्टिंग जो है कि 2025 वाला हम गवर्नर केस पढ़ रहे हैं।
वो भी वही तमिलनाडु कर रहा है, वही सेम स्टेट है, सेम इश्यूज है। 55 साल, मतलब 55 साल से ना पॉलिटिक्स बदली है, ना इश्यूज बदले हैं, ना व्यक्ति बदले हैं। वही सिस्टम है, वही लोग हैं, वही समस्याएं हैं। और 55 साल आप उसको नहीं सुधार पाए। कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी आपको, जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। पहला, उन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नर का जब आप अपॉइंटमेंट करोगे, तो स्टेट गवर्नमेंट से जो कंसल्टेशन होगा आपका, वो मैंडेटरी होगा। स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेंट मैंडेटरी है। अब सिर्फ ये नहीं कि बस कमरे में बिठा के कि हाँ भाई वो बाहर बैठ के तय कर ले, नहीं। उसको बुलाओगे, पूछोगे उससे कि भाई बता बेटा लड़की पसंद है कि नहीं, या बता बेटी लड़का पसंद है कि नहीं। अगर वो मना कर दे तो मना कर दिया, हाँ कर दिया तो हाँ कर दिया, सॉर्ट आउट। उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है, उसको यूनिफॉर्म गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए। भाई अलग अलग अगर मान लीजिए पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, तो उनमें भी आप कोशिश करो कि सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो हो। भाई ठीक है, चीजें हेर एंड देर हो सकती है, बट स्टैंडर्ड शुड बी सेम। इट डजेंट मैटर कि यार सिचुएशंस क्या है। भाई क्राइसिस में तो सब कुछ आ ही जाता है। अभी ईरान वॉर आ गई, या फिर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, तो फिर क्या करो, पीएम हटा दो, है नया नया चुनाव करा लो, ये कोई बात थोड़ी होती है। और तीसरी चीज, यू मस्ट फॉलो एन हेल्थी कन्वेंशन। एक हेल्थी कन्वेंशन को आप फॉलो करेंगे। भाई जो आपकी कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, वो आएगी थ्रू प्रेसिडेंट्स। अंडरस्टूड। अब आते हैं सर थर्ड कमेटी पे। इसका नाम है सर भगवान साई कमेटी। ये 1970s में बनाई गई। इसको आपके जेएंडके की गवर्नमेंट ने बनाया था। उसके जो चेयरपर्सन थे आपके, वो थे सर भगवान साई जी। ये पहले जो है यूपी गवर्नर रह चुके हैं। जेएंडके के जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, उनके ऊपर इस कमेटी को बनाया गया था। ये स्पेशल स्टेटस, फेडरलिज्म, इन सब चीजों पे बात कर रही थी। भगवान साहब जी खुद एक फॉर्मर गवर्नर रह चुके थे, और उनकी जो कमेटी थी, उसको गवर्नर के बारे में ही बातचीत करनी थी, रिकमेंडेशंस देनी थी। तो एक गवर्नर जो खुद गवर्नर सिस्टम को इवेलुएट कर रहा हो, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव दे सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ की रिकमेंडेशन की, तो मोटा मोटी वही राज मन्नार वाली बातें थी कि स्टेट से कंसल्ट कर लो, यूनिफॉर्म कन्वेंशन, यूनिफॉर्म जो है कन्वेंशन ले लो, बातें सेम रख लो, और जो गवर्नर का रोल है कोयलेशन की सिचुएशंस में, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। इनकी जो अलग बात है वो क्या है, गवर्नर्स रोल इन कोयलिशन सिचुएशन, उसको आप लिमिट करो, रिस्ट्रिक्ट करो उसको आप। ठीक है। अब आ जाओ कमीशन 4 पे। सरकारिया कमीशन, ये 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसको बनाया था, जब बहुत सारी सेंटर स्टेट टेंशन हमारे सामने दिख रही थी। इसके जो आपके चेयरमैन थे, वो थे जेएस सरकारिया जी। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। इसके अंदर 3 मेंबर्स थे। एक सरकारिया जी थे, उसके अलावा इसके अंदर एसआर सेन थे, और एक थे जस्टिस वी शिवरमन। 1988 के अंदर ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं। इसकी कुछ की रिकमेंडेशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। पहला तो इन्होंने ये कहा कि जो गवर्नर है, ही मस्ट बी आउटसाइडर। राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान का गवर्नर मत बना। रेजिडेंट रूल को आपने फॉर्मली रिकमेंड किया। उन्होंने कहा सीएम की एडवाइस बिल्कुल मैंडेटरी करो।
उसके बाद में इन्होंने कहा एक फिक्स टर्म दे दो इसको, भाई इससे पहले नहीं लेगा तू, अब काम करते रह आराम से, मस्त रहे, सिक्योर्ड है तू। उसके बाद में उसकी सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिबिलिटी भी इंश्योर करनी है। भाई गवर्नर कोई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, ये नहीं कि भाई रिटायर्ड पॉलिटिशियन है तो हाँ साहब बना दिया, नहीं। पहले देखो कि भाई उसकी जो सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिबिलिटी है वो है क्या आखिरकार। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो पोस्ट गवर्नर अपॉइंटमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दो। मतलब वही आरपीएससी का मेंबर है, आरपीएससी चेयरमैन बन जाएगा, बट फिर आप सो कह दो कि आरपीएससी मेंबर बन जाए ना, अब ये पॉसिबल नहीं है। आरपीएससी चेयरमैन को आप कह दो किसी और स्टेट का चेयरमैन बन जा, नहीं। या आप सो कह दो मेंबर बन जा, नहीं, ओनली यूपीएससी मेंबर बन सकता है तो, या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता, शॉर्ट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रीअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और उसके अलावा जो अपॉइंटमेंट भी आप करोगे दोबारा से तो वो खाली या तो प्रेसिडेंट बना दो या वाइस प्रेसिडेंट बना दो। ये नहीं कि मूठा कुछ भी आज से तू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन है, नहीं। ठीक है, ये जो रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम है इसको रोकना है कुल मिला के। उसके बाद में है कि एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, ये एक इम्प्लिसिट कन्वेंशन था, सरकारिया ने इसको एक्सप्लिसिट कर दिया करें। एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होगा। और उसके बाद में इन्होंने 356 को लेकर के कुछ बहुत सारी बातें करी, जिसको हम काफी डिटेल में देखेंगे, कुछ क्रिटिकल रिकमेंडेशंस है। उन्होंने कहा कि इट मस्ट बी यूज एज लास्ट रिसोर्ट एंड नॉट फर्स्ट ऑप्शन, वही सारी बातें। उन्होंने कहा कि स्टेट को आप प्रायर वार्निंग दो, ये नहीं कि बस कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा हटो भगो यहाँ से, नहीं, पहले वार्निंग दो, समझ जाओ, देख लो, नहीं हटोगे तो फिर दिक्कत है। उसके बाद में आपका जो गवर्नर है उसको फ्लोर टेस्ट करवाना है, पहले बोले फ्लोर टेस्ट करा, वही सब बातें यही बोल रहे हैं जो सब लोग। उसके बाद में उन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल पॉसिबल करो आप, होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू। और उसके बाद में एक मेन रिकमेंडेशन जो उन्होंने और दी कि नॉन रूलिंग पार्टी स्टेट में जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी है उसका गवर्नर नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिकल बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है उन्होंने। भाई आप एपीजे कलम अब्दुल कलाम को लेकर के आए थे एज प्रेसिडेंट, किसी पार्टी से नहीं थे, और सबसे बेस्ट काम करके गए हो, सॉर्ट। उसके बाद में सर हम आते हैं फिफ्थ कमीशन पे, दैट इज एनसीआर डब्ल्यूसी, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको बनाया था। इट वाज अ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके चेयरपर्सन थे आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एम एन वेंकटाचलैया। इसीलिए इस कमीशन को एक नाम और दिया गया, वेंकटाचलैया कमीशन। ये 2000 में बनाई गई थी, 2002 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। इन्होंने कुछ बात करी आपके गवर्नर के लिए। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि एक 5 ईयर की जो है टेन्योर आप उसको स्टेबिलिटी दो। भाई गवर्नर जो है उसको अपने पूरे 5 साल कंप्लीट होने दो, और उसके बाद फिर आप सोचो कि इसको हटाना है क्या करना है। अगर आपको अर्ली रिमूव करना है, उसको 5 साल पहले हटाना है, तो सीएम से पूछो जाके मैं हटाऊं क्या। सीएम की कंसल्टेशन जरूरी है। उसके बाद में जब अपॉइंटमेंट कर रहे हो तुम, तो एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई। मतलब क्या बनाई गई, 5 मेंबर कमेटी बनाई गई, जिसमें आपने ये कहा कि एक होना चाहिए आपका प्राइम मिनिस्टर,
अब जहां पीएम आ गया वहां पर ये मान लो वो चेयरमैन हो गया, ठीक है। एक आपके लोकसभा के स्पीकर साहब को बुला लो, एक आप बुला लो सर होम मिनिस्टर साहब को, एक आप बुला लोगे वाइस प्रेसिडेंट जी को, अंडरस्टूड, और एक आप बना लोगे उस कंसर्न स्टेट के सीएम। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी और दोगे। क्या करोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी आप दोगे। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होनी चाहिए, आपका जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए। उसके बाद में सर हम देखते हैं सिक्स्थ कमीशन, जो है आपकी सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी जो 2005 में गठित करी गई, 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उसने इसको अपॉइंट किया था। एम वीरप्पा मोइली जी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया। 2009 में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने भी बोली। इन्होंने कहा कि जो गवर्नर का तुम अपॉइंटमेंट करते हो, इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी लेकर के आओ। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम कंसल्टेशन बिल्कुल मैंडेटरी करो। उसके बाद में जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उनका जो स्कोप है उसको क्लियरली डिफाइन करो। अंडरस्टूड? जो एम्बिग्यूटीज उनके अंदर है उनको बिल्कुल कम करना है आपको। देखो सेकेंड एआरसी जो थी ना, उस पे आपके गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस किया गया था। भाई जो गवर्नर का चैप्टर था उसमें अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नर एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट गवर्नर सिस्टम, ये बड़े इनके बिगेस्ट थीम्स थी। और अब आते हैं सर सेवेंथ कमीशन पे, जो है हमारी पुंछी कमीशन। 2007 में इसको बनाया गया, 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। वही मनमोहन सिंह जी बना रहे थे, बनाने वाले थे, और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे मदन मोहन पुंछी जी वो इसके चेयरमैन थे। एक बात जो देखोगे आप, 273 रिकमेंडेशंस दी थी इन्होंने। ओवरऑल जो रिकमेंडेशन थी वो कितनी थी? 273 थी। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपकी बनाई गई थी। ये आज भी सबसे मोस्ट कोटेड एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कमीशन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कुछ रिकमेंडेशंस की, तो सबसे पहले तो फिर से वही 5 मेंबर का एक कमिटी बनाओ जो अपॉइंट करे, बैठ के कोलिजियम बनाओ एक। अब इसके अंदर से आप किस किस को बिठाओगे? तो वही प्राइम मिनिस्टर बिठाओगे, वाइस प्रेसिडेंट बिठाओगे, उसके बाद में स्पीकर लोकसभा को बिठाओगे, होम मिनिस्टर को बिठाओगे, और चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट को बिठाओगे। अंडरस्टूड? उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो एक्टिव पॉलिटिशियन है वो नहीं बनेगा, वो आदमी बनेगा जो 2 साल से एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है। 2 ईयर का रूल लगाया गया, 2 साल पहले आपने नेतागिरी छोड़ दी, ठीक है, एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया ये 2 साल का। उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर में आपके इम्पीचमेंट का प्रोविजन डाला इन्होंने। क्या बोला? कि अगर आप चाहो तो गवर्नर को इम्पीच कर सकते हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। भाई अगर कोई गवर्नर गलत काम कर रहा है तो फिर आप स्टेट को भी राइट दो, स्टेट लेजिस्लेचर को राइट दो कि स्टेट लेजिस्लेचर उसको हटा पाए, एंड दैट टू विथ सिंपल मेजॉरिटी। अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, प्रेसिडेंट की मर्जी है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, जब चाहूंगा जब हटा दूंगा। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो बिल्स हैं उन बिल्स पे आप मैक्सिमम ये 6 महीने बैठ सकते हो बस। इसके बाद आपको इसको अप्रूव करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा।
और ये जो 6 महीने का टाइम है ये किसके लिए है? ऑर्डिनरी बिल के लिए है। मतलब जो पॉकेट वीटो की अनलिमिटेड पावर थी वो खत्म करने की कोशिश करी गई है। ठीक है। अब जो 2025 में आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट पे रूलिंग दी है, भाई पहले उन्होंने अप्रैल वाले केस में तो डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइम लिमिट्स दे दी, लेकिन फिर जब आपने वापस वो प्रेसिडेंट साहब गई कि भाई बता सीबीआई तू बताएगा मेरे को कि भाई, तो फिर वहां से फिर आपका वो चेंज हुआ। ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है जो पुंछी साहब 2010 में बता के जा रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने एक रिकमेंडेशन और दी कि जो गवर्नर है इसको आप यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बनाओगे। भाई गवर्नर जो है वो आज की तारीख में स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है, लेकिन पुंछी साहब ने क्या बोला, नहीं, ये जो रोल है ये गवर्नर के लिए जो है ना, कि जो करप्शन एलिगेशन जो लगते हैं उसमें बिल्कुल एकदम वो है फिट बैठता है। और खासकर वीसी के जब अपॉइंटमेंट करते हो तब, तो गवर्नर को बेसिकली चांसलर होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी कि एक फिक्स टर्म कर दो इनके। वही जो सरकारी और एनसीआर ये नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा था वेंकट चलैया, 5 साल का एक फिक्स टर्म दे दो। और उसके बाद में एक रिकमेंडेशन इन्होंने दी कि जो एक्शन है, द एक्शन अथॉरिटी विच इज अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि गवर्नर को जो है उसको अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअल मिनिस्टर को या पूरी सीओएम को, उन सब के अगेंस्ट जो है वो एक्शन रिकमेंड कर पाए। तो ये हमने सातों कमीशन देखी। फर्स्ट एआरसी राजमन्नार, भगवान साय, सरकारिया, उसके बाद में वेंकट चलैया, एनसीआरडब्ल्यूसी, सेकंड एआरसी पुंछी कमीशन। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट ईआरसी, तो फर्स्ट ईआरसी क्या कहता है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, रीअपॉइंटमेंट नहीं करोगे, डिस्क्रिशन जो है उसको आप पार्लियामेंट में डिस्कस करके लाओ। उसके बाद में राजमन्नार कमेटी आई, वो बोलती है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लो एक बार, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बना दे प्रेसिडेंट आप बैठ करके। फिर भगवान साई जी आ गए, वो कह रहे हैं कि नहीं, फॉरनर गवर्नर रिव्यूइंग गवर्नर सिस्टम नहीं चाहिए हमें। और सरकारिया कमीशन कह रही है कि नहीं, सीएम कंसल्ट करो, आर्टिकल 356 लास्ट रिजॉर्ट है तो कर लो यूज, और 3 मेंबर की कमेटी बना लो। उसके बाद में आपके सर आती है अगली कमेटी, वेंकट चलिया कमेटी। वेंकट चलिया कमेटी कह रहे 5 साल का टेन्योर दे दो, 5 मेंबर की कमेटी बना दो। और उसके बाद में सेकंड एआरसी वीरप्पा मोइली जी कहते हैं कि नहीं, गवर्नर के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाओ और अकाउंटेबिलिटी लेकर के आओ। और पुंछी कमीशन लास्ट में 273 रिकमेंडेशन देती है, 5 मेंबर का कोलिजियम बनाती है, इम्पीचमेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करती है, और बिल के लिए 6 महीने का टाइम वो देती है ऑर्डिनरी बिल के लिए। मतलब जो एब्सोल्यूट वीटो पावर है, अनलिमिटेड वीटो पावर, उसको खत्म कर देती है। एक 2 मिनट का ब्रेक हम लोग लेंगे, उसके बाद जो केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे टाइमलाइन के साथ। सो वेलकम बैक गाइस अगेन। और अब हमें कवर करना है सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस विद की फैक्ट्स, जो डायरेक्टली हमारे मेंस में भी और प्रीलिम्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी कुछ काम हमारे आ सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहले केस हमें डिस्कस करना है विच इज रिलेटेड टू गवर्नर, जो आपको कोर्ट भी करना रहेगा, वो है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1974 का केस है। और इसमें जो मेजर इशू था वो ये था कि जो गवर्नर है वो अपना जो पर्सनल डिस्क्रिशन है क्या उसे यूज कर सकता है क्या अपॉइंटमेंट्स में। इन अपॉइंटमेंट्स, कैन गवर्नर यूज इज पर्सनल डिस्क्रिशन। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, देखो गवर्नर को सीओएम की जो एडवाइस है उस पर काम करना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, बट पर्सनल डिस्क्रिशन जो है वो बड़ा लिमिटेड सा है। तो ये एक अर्ली केस है जो गवर्नर की जो रोल है उसको एक नॉमिनल रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। ठीक है। जहां पे वो उसको नहीं कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपना। और एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम बात करते हैं पर्सनल डिस्क्रिशन,
डिस्क्रिशनरी पावर्स, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन की। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग उनके पास आए, सपोज अशोक गहलोत वॉज द चीफ मिनिस्टर एंड भजन लाल जी वॉज देयर, बट मान लीजिए नहीं थे उस समय तक, वसुंधरा जी थे और भजन लाल जी थे। अब साहब दोनों लोगों को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, 10-10 सीटों की कमी है, दोनों पहुंच गए कि भाई हमें मौका दो, हमें मौका दो। अब गवर्नर क्या ये कह सकता पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे कि मुझे गहलोत साहब की शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए मैं मौका नहीं दूंगा? कैन ही से दिस? भाई मेरा पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, मुझे शक्ल पसंद नहीं है, मैं सीएम नहीं बनाना चाह रहा। तो दिस इज नॉट पर्सनल डिस्क्रिप्शन। पर्सनल डिस्क्रिप्शन ये है कि भाई मुझे लगता है कि बेटर देन अशोक गहलोत, वसुंधरा जी कैन एक्यूमुलेट एमएलएज, और वो मतलब मैनेज कर पाएंगे ज्यादा बेटरली। तो वो उसके पीछे एक रीजन है कि यार उनका एडमिनिस्ट्रेशन पे जो होल्ड है वो काफी मजबूत है, उनका अपने नेताओं पे जो होल्ड था वो काफी स्ट्रांग था। मतलब एक बार उन्होंने कह दिया तो उसके बाद बहुत मतलब बहुत हिम्मत चाहिए होती थी आदमी को कुछ भी कहने के लिए। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिस्क्रिशन वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट दैट कि मुझे शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं नहीं बुलाता, नॉट सॉर्ट ऑफ दैट डिस्क्रिशन। अंडरस्टूड? उसके बाद में दूसरा केस है सर, जो हम काफी डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, इसको आपको एग्जाम में कोट करना ही करना है। ठीक है? ये एक्चुअली में जो केस था, ये स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में था, और एसआर बोमई केस इसको बोला जाता है। ये जो कर्नाटक में प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी थी उस वजह से था, क्योंकि गवर्नर ने रिपोर्ट किया था, बिकॉज ऑफ दैट आपके जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया गवर्नर में। एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है, वहां पे एसआर बोमई साहब जो है वो आपके कोर्ट जाते हैं, और वहां पे कोर्ट जो है वो रूलिंग देती है, जिसमें वो ये कहती है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड। उसके बाद में जो है फ्लोर टेस्ट मैंडेटरी होगा बिफोर अप्लाइंग आर्टिकल 356 और यूजिंग 356। 356 को आपको लास्ट रिसोर्ट की तरह यूज करना है, जो बात डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कही। उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ आर्टिकल 356 का प्रोक्लेमेशन, जो प्रोक्लेमेशन है आर्टिकल 356 का, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, वो वैलिड है। प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता है बिना पार्लियामेंट के अप्रूव के, पहले उसको पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। अंडरस्टूड? और इसका अब राजस्थान के साथ कनेक्शन ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्थ प्रेसिडेंट रूल जो राजस्थान में लगा है 1992 1993 के अंदर, उसके जस्ट बाद में केस हो गया है। ऑल दो मतलब मोटा मोटी इन द सेम ईयर ये केस हो गया है, तो इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे जो है प्रेसिडेंट रूल से भी बैठता है। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, एंड दैट केस इज बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2010 का केस है सर। इसमें आंध्र प्रदेश, यूपी, गोवा, हरियाणा, इनके गवर्नर्स को जो यूपीए गवर्नमेंट आई थी 2004 में, उसने अपॉइंट होते ही हटा दिया था। द डे मनमोहन सिंह टुक द चार्ज एज द प्राइम मिनिस्टर, ये इनको रवाना कर दिया था कि भाई आप की सेवाएं अब समाप्त हुई, आप अपना कृपया बस्ता बोरिया बिस्तर उठाएं और अपने घर की ओर निकले, सॉर्ट ऑफ। तो ये सुप्रीम कोर्ट गया केस, काफी लेट गया बट गया। अब इसमें जो रूलिंग्स कोर्ट ने दी है आपके, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नर है सबसे पहले तो ही होल्ड्स द ऑफिस एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये किसने माना है? आपके कोर्ट ने माना है। क्यों माना है? क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट इसके बाद एक चीज इन्होंने जोड़ी है, जिसमें उन्होंने सहारा लिया है 156 सब क्लॉज 1 के अंदर, कि जो प्लेजर है इट कांट बी आर्बिट्रेरी, कांट बी आर्बिट्रेरी। अगर आपको उसको हटाना है, इफ यू वांट टू रिमूव द गवर्नर, एक पहले तो वैलिड रीजन दो। ये रीजन नहीं चलेगा कि मुझे शक्ल अच्छी नहीं लगी तो मैं नहीं बुला रहा हूं, सॉर्ट ऑफ। गवर्नर इज एंटाइटल्ड टू नो द रीजन फॉर अ रिमूवल।
भाई अब गवर्नर को भी तुम बताओगे कि भाई साहब आपकी सेवाएं समाप्त इसलिए करी गई, तो उसको भी कारण बताओगे गवर्नर को? या पीएम ने गवर्नर को कहा था ना कि भाई मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, आप निकले, सॉर्ट ऑफ। फिर उसके बाद में एक और चीज कही गई कि जो मास रिमूवल है, इट हैपेंस प्योरली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, सो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये मास रिमूवल को तो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इसके पीछे का जो मोटिव है वो क्या है? वो पूरा पूरा पॉलिटिकल रीजंस है। आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से इन चीजों को हटा रहे हैं। उसके बाद में आपको गवर्नर को कोई अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है कि भाई गवर्नर को सुन लो हटाने से पहले, कि गवर्नर आपको आके बताएगा कि यार मुझे मत हटाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट अ रीजन मस्ट एग्जिस्ट, अ वैलिड रीजन मस्ट एग्जिस्ट। समझ गए आप लोग बात? ये कौन कह रहा है? ये आपके बीपी सिंघल वाले केस में आ रहा है। ठीक है, ये केस मोटा मोटी आपका जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो गवर्नर का टेन्योर है ना, उसको एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिमूवल्स हैं, उन पर्टिकुलर चीजों पे ये ब्रेक लगा दे रहा है। और आप देखेंगे 2010 के बाद आपको पॉलिटिकल जो सॉरी जो टेन्योर स्टेबिलिटी है वो देखने को मिली है, डिस्पाइट पॉलिटिकल चेंजेस, विच इज अ गुड चेंज फॉर आवर नेशन। अंडरस्टूड? उसके बाद में एक बड़ा रिसेंट केस है, ये है सर नबम रेबिया वर्सेस डेप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश 2016। जो अरुणाचल प्रदेश था, वहां पे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, उसमें कुछ इंटरनल रिबेलियन हो गए। वहां के जो लोग थे, उनके खुद के एमएलए, वो उनको छोड़ के चले गए। अब गवर्नर ने सीएम की एडवाइस लिए बिना ही असेंबली के सेशन को समन कर दिया, भाई आ जाओ। सीएम से एडवाइस ही नहीं लिया आपने। भाई सीएम आई मीन सीओएम। अब सीओएम से पूछे बिना साहब आपने असेंबली सेशन बुला लिया। अब यहाँ इशू है साहब, आपने असेंबली के सेशन को समन किया। अब यहाँ पे एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है और वो अपना डिसीजन देती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर जो है वो ना तो समन कर सकता है ना प्रोरोग कर सकता है असेंबली को बिना सीओएम के एडवाइस के। तो समन करना या प्रोरोग करना विदाउट सीओएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद में अगर मान लीजिए जो डिस्क्रिशनरी पावर उसको दी गई है आर्टिकल 163 के अंदर, भाई ये तो आप कर ही नहीं सकते हो। बट अब आप कहोगे 163 में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है वो आपके दी गई है, बट उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो इनका स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड सा है। इट वॉज वेरी लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद इन्होंने एक और चीज बोली कि गवर्नर जो है वो कोई ओमनीपोटेंट अथॉरिटी नहीं है। गवर्नर इज नॉट एन ओमनीपोटेंट अथॉरिटी and COM's advice were binding in most of the situations। और जो COM की एडवाइसेज हैं वो आपके लिए बाइंडिंग है सर मोस्ट ऑफ द केसेस में। आप उसको वो नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब जब ये आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो नबम रेबिया केस जो था, इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस को आपके 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच को रेफर किया, क्योंकि कुछ लीगल स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये जो 2016 की रूलिंग है ना, इसने गवर्नर्स की पावर को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये सभी पेंडिंग है, 7 जज बेंच के पास है। ठीक है, और अब हम आते हैं जिस केस को हम बार बार पढ़ रहे हैं, विच इज स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि पहले एक केस हुआ जो अप्रैल के मंथ में हुआ 2025 में, जहां पे उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी बिल्स के लिए 1 महीना देंगे, उसके बाद रिजर्व बिल के लिए 3 महीना देंगे। ठीक है, और 10 तमिलनाडु बिल्स जो पेंडिंग थे गवर्नमेंट के, उसको डीम टू बी पास मान लिया गया था। बट नवंबर में वापस से ये केस हुआ
आपके प्रेसिडेंट ने अपनी पावर का यूज करके उनसे पूछा कि भाई आप मुझे एडवाइस करके बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, कि क्या आप प्रेसिडेंट को भी बता सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि साहब आप इतने समय में आप डिक्टेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। तो नवंबर में फिर उन्होंने इस चीज को चेंज किया, उन्होंने कहा कि साहब ये टाइम लिमिट हम बताते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनली इसको सस्टेनेबल नहीं रखा गया, बट अनजस्टिफाइड डिले अगर होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, बिकॉज फेडरलिज्म मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो ये थी सर कहानी सुप्रीम कोर्ट केसेस की। अब आते हैं सर आर्टिकल 361 पे, जो बात करता है गवर्नर की इम्यूनिटी की। देखो, ये बड़ा एक अंडररेटेड सा जो है ना आर्टिकल है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे। ये गवर्नर की स्पेशल इम्यूनिटी है। आर्टिकल 361 कहता है कि गवर्नर शैल नॉट बी एंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और फॉर एनी एक्ट डन और परपोरेटिंग टू बी डन बाय हिम इन एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर्स एंड ड्यूटीज। मतलब देखिए, जब तक गवर्नर ऑफिस में है कोई भी कोर्ट गवर्नर से जवाब नहीं मांग सकती अपनी ऑफिशियल एक्ट्स के बारे में। ये 361 के सब क्लॉज 1 में लिखा गया था ये सब कुछ, कि कोर्ट कैन नॉट आंसर, कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन। 361 का सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3 जो है वो ये कहता है कि जो गवर्नर के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, ये स्टार्ट नहीं हो सकती टिल इज टेन्योर, जब तक उसका टेन्योर है। उसके बाद गवर्नर के अगेंस्ट या गवर्नर के खिलाफ कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता है, तो आप उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हो जब तक वो गवर्नर है। और उसके बाद जब टेन्योर हट गया है, मतलब आज साहब विदा हो गए, तो ये नहीं कि विदा होती है जैसे ही राजभवन से बाहर निकले और वहीं डीजीपी साहब खड़े, आजा बेटा अंदर। 2 महीने की प्रोटेक्शन और है, मतलब राजभवन से सीधा अपने घर जाएंगे, 2 महीने आराम करेंगे। तो 2 मंथ पोस्ट रिटायरमेंट या पोस्ट टेन्योर प्रोटेक्शन भी है। अब ये जो प्रोटेक्शन है सर, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये उन चीजों के लिए है विच वॉज अबाउट द एक्ट्स डन इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑफिस। अब अपने ऑफिशियल एक्ट्स को, अपने अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को जो पूरा करने के लिए उन्होंने काम किया, उसके एवज में आप उनको नहीं बाइंड कर सकते हैं कि भाई नहीं आ जा तू। या फिर एक्ट्स विच वर परपोरेटिंग टू बी डन इन हिज ऑफिस। भाई मान लीजिए, सपोज कीजिए गवर्नर साहब के हर आदेश गवर्नर साहब के साइन से आता है। अब कोई डैम बना, अब डैम बनने के बाद में उसका टेंडर इशू हुआ और बड़ी चोरी चकारी हो गई उसके अंदर, और 2 महीने के अंदर ही वो डैम ढह गया, 4 लोग मर गए। अब आप उठा के गवर्नर की कॉलर पकड़ के ले जाओ, आजा। बोले भाई मैंने क्या किया, वो साइन करे थे उन दोनों उस पर टेंडर पे। हाँ बोले करे थे। तो क्या डैम गिर गया, 4 लोग मर गए, तो तेरी जिम्मेदारी है ना भाई, यू आर द टॉप नॉच अथॉरिटी, तूने दिए साइन करके टेंडर, पैसे सब कुछ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। इन चीजों के लिए आप गवर्नर को कभी भी वो नहीं कर सकते, गवर्नर उसके लिए इम्यून है पूरी तरीके से। समझ गया बात को। अब आप ये देखो ये क्या कवर नहीं करता है, ये चीजें तो वो कवर करता है भाई, ये सब चीजें करोगे आराम से रहे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं, बड़ा मस्त आराम से रहिए। बट क्या कवर नहीं करता है, इफ एनी पर्सनल कंडक्ट विच वॉज अनरिलेटेड टू हिज ऑफिस, या फिर कुछ एक्ट्स डन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, अंडरस्टूड। बट ओनली सिविल सूट्स वर अलाउड फॉर नॉन ऑफिशियल एक्ट। नॉन ऑफिशियल एक्ट के लिए भी सिविल सूट्स ही अलाउड है, क्रिमिनल नहीं है। जैसे कल्याण सिंह जी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा था आपके ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के ऊपर, बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर थे और उनको उसके अंदर पार्टी बनाया गया था। अब साहब वो राजस्थान के गवर्नर थे, एनआईए ने जो है कार्रवाई चालू करी कि भाई देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इस पे। तो समन भेजे गए, तो सबको समन भेजे गए, लेकिन एक समन नहीं भेजा गया। उमा भारती जी थी, उनको बुलाया गया, लाल कृष्ण अडवाणी जी को बुलाया गया, बड़ा बकायदा कोर्ट हियरिंग्स हुई थी। कल्याण सिंह जी को भी बुलाना था, बट कल्याण सिंह जी उस समय पे गवर्नर थे राजस्थान में। तो जितने समय तक वो राजस्थान के गवर्नर रहे उनका वेट किया गया। जिस दिन वो राजस्थान गवर्नर की पोस्ट से रिजाइन करते हैं उसके 2 महीने बाद उनको बुलाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली शायद उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी, नेक्स्ट हियरिंग से पहले, तो वो जा ही नहीं पाए थे, बट अदरवाइज उनको नहीं बुलाया गया था, वो इम्यून थे उस चीज का।
अंडरस्टूड। बट अब मान लीजिए कि कल को गवर्नर साहब को छेड़खानी कर दे, भाई किसी लेडीज को छेड़ दिया उन्होंने, तो फिर अब आप प्रोटेक्ट थोड़ी करोगे यार। गवर्नर साहब ने रात को ज्यादा पी ली, पी के एक आदमी को गोली से उड़ा दिया, तो ये सब कवर नहीं होगा इम्यूनिटी में कि भाई अब मैं फिर कुछ भी करता रहूंगा। ये तो फिर अनार्की का सिस्टम आ जाएगा। भाई गवर्नर साहब से आप सबसे पहली उम्मीद क्या करते हो कि वो एक डिग्निफाइड पोस्ट पर है तो डिग्निफाइड काम करेंगे, ऐसे उठाई गिरो वाले टाइप के काम थोड़ी करेंगे, सॉर्ट ऑफ। तो इनको भी पता था कि भाई गवर्नर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उन चीजों को कवर करा, उन चीजों को कवर नहीं करा। और जो उस तरह की हरकतें कर रहा है तो फिर वो गवर्नर रहेगा कैसे भाई? जब मुखिया ऐसा है तो बाकी महकमा तो क्या करेगा फिर सर, सॉर्ट ऑफ। ठीक है भाई, मान लो गवर्नर है, अब वो किसी से मान लीजिए अपनी गाड़ी ले जाके ठोक दे, किसी पर्सनल एक्सीडेंट कर दे वो जाके, तो वो फिर पर्सनल है। लेकिन मान लो वो वही वाली बात, वो फिर उसका पर्सनल मैटर है, उस पर उस हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन गवर्नर ने साइन करके दिए थे वो टेंडर के पेपर पे, और फिर आप गवर्नर का कॉलर पकड़ लो कि भाई आजा, नहीं वो ऑफिशियल एक्ट है, वहां पूरी तरह प्रोटेक्टेड है गवर्नर साहब, बाद में भी और उसमें भी। अंडरस्टूड। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि आर्टिकल 361 में ये सेम इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को भी मिली हुई है। तो ये कनकरेंट इम्यूनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को दी गई है। प्रेसिडेंट को सेंट्रल लेवल पे है और गवर्नर साहब को यूनियन स्टेट लेवल पे। तो ये था आपका आर्टिकल 361 विच इज द इम्यूनिटी पावर टू प्रेसिडेंट एंड टू गवर्नर। अब सर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, आंसर राइटिंग पे। और आज जो क्वेश्चन है हमारे लिए जो हम डिस्कस करेंगे, यू मस्ट एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 356 with respect or reference to president's rule in Rajasthan. Also discuss the safeguards against its misuse as laid down by the Supreme Court. ये हमारे पास सवाल है। अब सबसे पहले वही हमारी अप्रोच, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रो में हम लिख सकते हैं कि आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट empowers the governor to recommend the imposition of precedent rule to the president if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution, which is basically failure of constitutional machinery. And Rajasthan has witnessed the invocation of precedent rule 4 times to date. 4 times to date, we have witnessed the invocation of the president's rule. Understood? तो इंट्रो में हमने क्या डाला कि आर्टिकल 356 किसको अलाउ करता है? गवर्नर को, टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर। टू whom? टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और आज तक राजस्थान ने 4 बार ये चीज देखी है होते हुए। अंडरस्टूड। अब अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल राजस्थान की, हम बताना तो पड़ेगा ये 4 बार कौन सा था। तो सबसे पहले 1967 में लगा, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने आपके रिकमेंडेशन दी थी, जब किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी फोर्थ लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर 1977 में फिफ्थ असेंबली के अंदर वेदपाल त्यागी जी आ गए थे, जिन्होंने कांग्रेस लेड स्टेट जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया था क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। फिर 1980 के अंदर आपके जो है 111 दिन का लगा, ड्यू टू दी रघुकुल तिलक जी के द्वारा बताया गया था, क्योंकि वापस से जनता पार्टी हट के और इंदिरा जी की सरकार आ गई, तो उन्होंने जो भी आपके जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी उन सबको हरा दिया था, मतलब हटा दिया था।
ठीक है, एन एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टाइप वाली बात है। और उसके बाद में 1992 से 1993 अराउंड एक साल 354 दिनों के लिए फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन भैरव सिंह जी की सरकार में बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन जो हुई थी उसकी वजह से आपके जो है सरकार को प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। अंडरस्टूड? तो ये आपका इतिहास है जो आप बता देंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट वर दी सेफ गार्ड्स, भाई आपको इसने ये भी तो पूछा है कि सेफ गार्ड्स हैं क्या अगेंस्ट द मिसयूज, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स बताने हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्टिव्स कहाँ दिए? तो सबसे मेजर जो उन्होंने दिए हैं वो दिए सर एस आर बोमई केस में। तो वही जो बातें हमने एस आर बोमई केस में करी है वो आपको करनी पड़ेगी कि भाई इट इज दी मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये बताओगे आप, ये एक पॉइंट आप डालोगे इसमें। भाई आप बता सकते हो ना, 9 जज बेंच थी और उसने ये बातें बोली थी कि आर्टिकल 356 मस्ट बी यूटिलाइज स्ट्रिक्टली एज एन एक्सट्रीम मेजर व्हेन ऑल अदर ऑप्शंस फेल। जब सब कुछ हट जाए तो फिर 356 ले लो। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि फ्लोर टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है, तो देयर इज अ मैंडेटरी फ्लोर टेस्ट। अंडरस्टूड? भाई जो असेसमेंट है गवर्नमेंट मेजोरिटी का वो कंडक्ट करा जाना चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ना कि गवर्नर के घर पे। अंडरस्टूड? उसके बाद में हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की उन्होंने बात करी, जहां पे उन्होंने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है फेडरलिज्म एंड इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फेडरलिज्म, है ना, इट कैन नॉट बी अंडरमाइंड। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू अलाउड है सर। जो एग्जीक्यूटिव प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट रूल का उसको हम पूरे तरीके से जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उसका। उसके बाद आप सरकारिया कमीशन की बात करोगे, उसके बाद में सरकारिया कमीशन आई, इससे पहले जब सरकारिया आई थी 1988 में। सरकारिया कमीशन ने क्या बोला था कि कमीशन ने भी सेम बात बोली थी कि जो आर्टिकल 356 है उसको सिर्फ आप तभी इन्वोक करेंगे जब एक एब्सोल्यूट डेडलॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्हेन देयर इज एन एब्सोल्यूट डेडलॉक एंड देयर इज अ क्लियर एंड अ प्रायर वार्निंग हैज बीन इशूड टू द स्टेट गवर्नमेंट। आप पहले बताओगे उनको, इन्फॉर्म करो, बस सुधर जाओ, देख लो। अगर नहीं सुधर रहे तो फिर 356 है, देख लो, हरकतें सुधार लो अपनी। ये नहीं कि बस आए चांटा देना चालू किया, नहीं, पहले समझा उसको बेटा कि एक बार कि बेटा तरीके से अपनी औकात में रह के काम कीजिए। ये नहीं आप बाहर आते दह दमादम चांटे चालू, नहीं। अब अगर आपसे को पूछता है कि व्हाट यू विल राइट इन द कंक्लूजन, भाई ये आप बॉडी में लिख दोगे, अब आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। देखिए आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो ये प्रोविजन है, द प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिस्पेंसिबल टू मैनेज द एक्सट्रीम रीजनेबल ब्रेकडाउन। प्रेसिडेंट रूल जो है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिस्पेंसिबल टू मैनेज एक्सट्रीम रीजनल ब्रेकडाउन। इट्स हिस्टोरिकल मिसयूज फॉर पॉलिटिकल गेन्स हैज बीन द मैटर ऑफ कंसर्न। टुगेदर द बोमाई जजमेंट एंड द सरकारिया कमीशन have provided an institutional checklist that ensure this extraordinary federal power will remain restrained, transparent and legally justified। भाई ये मिलके आपको सबसे पहले तो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल चेकलिस्ट देते हैं। भाई ये देख लो, टिक मार्क लगा लो, ये चेकलिस्ट है, ये काम हो रहा है, ठीक है। ताकि क्या हो जाए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपकी ये फेडरल पावर्स है इनको आप जो है रिस्ट्रेन कर पाओ, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ इनको लगा यूज कर पाओ, और उसके बाद लीगली भी तो जस्टिफाइबल हो। भाई गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे शकल पसंद नहीं है, अब अटॉर्नी जनरल कर ले जाके उसको देंगे, कैसे करेगा? एडवोकेट जनरल जो है आपका, कर लो जाकर के, देखे लो डिफेंड अब उसको लीगली। अब वो कोर्ट थोड़ी सुनेगी कि यार उसको शकल पसंद नहीं थी तो उन्होंने हटा दिया, सॉर्ट ऑफ। अंडरस्टूड? तो देखो हमने क्या स्ट्रक्चर यूज किया है। इंट्रोडक्शन बता दिया कि आर्टिकल 356 क्या है, उसके बाद हमने राजस्थान स्पेसिफिक 4 केसेस बता दिए, रीजंस बता दिए, सुप्रीम कोर्ट के सेफ गार्ड बता दिए, और एक सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट कोट डाउन कर दी, है ना। और उसके बाद हमने एक बैलेंस कंक्लूजन दे दिया है कि भाई इंस्टीट्यूशनल चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है हमारे को, तो इससे हम जो है एक रिस्ट्रेंट, ट्रांसपेरेंट और लीगली जस्टिफाइबल जो है पावर को चेक कर पाएंगे, फेडरल पावर्स को, जो ये एक्सट्रीम पावर्स है। तो अब दोस्तों ये जो था हमारा पार्ट 3 गवर्नर का, इस पर्टिकुलर चीज में आज इस लेक्चर में हमने देखिए क्या कवर किया है कि गवर्नर जो है सेंटर का एजेंट है, बिल्कुल हमने उसके डुअल एनालिसिस रोल को देखा है। उसके बाद हमने राजस्थान के जो 4
356 के केसेस हैं, उनको हमने डिटेल में देखा। SR बोमई केस को देखा, उसके 500 की प्रिंसिपल्स को देखा। उसके बाद हमने सातों कमीशन की एक एक रिकमेंडेशन देखी। हमने सुप्रीम कोर्ट केसेस देखे, हमने शमशेर सिंह से लेकर के और तमिलनाडु के केस तक देखा सब कुछ। और उसके बाद हमने आर्टिकल 361 के अंदर जो इम्यूनिटी पावर्स है उसको देखा, और लास्ट में हमने एक जो है क्वेश्चन को देखा। अंडरस्टूड? तो ये हमारा लेक्चर 4 था, सॉरी लेक्चर 3 था। लेक्चर 4 में हम 45 के 45 गवर्नर्स को एक साथ लाइन बाय लाइन, पर्सन बाय पर्सन उनको देखेंगे, उनके जो फैसिनेटिंग ट्रिवियाज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनके फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उनकी, उसको हम देखेंगे। प्रतिभा पाटिल को हम देखेंगे कि गवर्नर रही, फ्यूचर में प्रेसिडेंट बनी, डेप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा रह के गई। एक इंसान में इतना सब कुछ था। 3 वुमेन गवर्नर्स हमारे पास आई, हम तीनों को पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ देखेंगे। रघुकुल तिलक वाला जो रिमूवल का पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसको समझेंगे, है ना। 8 केसेस हमारे एक्टिंग गवर्नर के हुए, उन 8 केसेस को हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्टिंग गवर्नर कब रहे हमारे साथ। अंडरस्टूड? तो ये सब आपको लेक्चर 4 में देखने को मिलेगा, जहां पे हम राजस्थान के इन 45 जो शेर हैं इनकी कहानियों को देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलिटी प्रभा। अपने दोस्तों को टैग करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको पसंद आता हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यू ऑल आर वेलकम, यू ऑल आर फ्री टू कमेंट। जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू गाइस।